गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा द स्ट्रगल टू सरवाइव, यानी कि वहाँ के लोगों ने जीने का संघर्ष किस तरह से स्टार्ट हुआ था, कैसे वहाँ के लोगों के अंदर सरवाइव करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, ये हम बात करते हैं। अब ये स्ट्रगल करना क्यों पड़ा उनको, उसका एक रीज़न है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715, यानी कि लगभग जो 230 लाख या 2.3 करोड़ लोग जो वहाँ पे थे, उससे वो 28 मिलियन यानी कि 280 लाख या 2.8 करोड़ लोग 1789 के अंदर हो गए। यानी बहुत काफ़ी जनसंख्या वहाँ पे बढ़ गई, पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज हुआ। और इस रैपिड इंक्रीज होने से जो डिमांड थी फूड ग्रेन की वो तेज़ी से बढ़ी। अब इस फूड ग्रेन की डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ एग्रीकल्चर के अंदर चेंजेस लाने चाहिए थे या कुछ काम करना था, तो वो नहीं हो पाया। जितनी भी ये वहाँ के जितना पॉपुलेशन बढ़ी उसके कंपैरिजन में जो फूड था वो तेज़ी से नहीं बढ़ पाया और उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी। और वहाँ के लोगों का जो मेन हम कह सकते हैं जो फूड था, स्टेपल डाइट या फूड जो हम उसको मेन कहते हैं, दैट इज़ ब्रेड। वो ब्रेड रोटी खाते थे। तो ब्रेड या पाव या जो रोटी उसको हम कह सकते हैं इंडियन उसमें, तो इसकी जो कीमत है वो तेज़ी से वहाँ पे बढ़ने लगी। और जो वहाँ के वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, वो लोग क्या करते थे, कारखानों में मजदूरी करते थे, फैक्ट्रीज़ के अंदर लेबर करते थे, उनके काम करते थे। और उनकी जो लेबर या वेजेस जो तय करने वाले कौन थे, वो उनके एम्प्लॉयर थे। अब एम्प्लॉयर ने क्या किया, उनकी लेबर तो बढ़ाई नहीं और इधर खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ गई, तेज़ी से बढ़ रही थी। तो ये जो गैप आया था, ठीक है, कि कीमतें तेज़ी से बढ़ रही है, वेजेस हमारी कम है, तो उसके पास ख़रीदने के लिए पैसा कम होगा। फिक्स वेजेस उनको नहीं दे रही, ऑनर पैसा बढ़ा नहीं रहा और वर्कर के पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये उसको जो प्राइजेस हाइक हुई थी उस प्राइजेस के साथ में मैच नहीं हो रही थी। इससे क्या हुआ, जो गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच जो था वो बढ़ गया, वाइड हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया। गरीब और गरीब हो गया, रिच और रिच होता जा रहा था। तो ये गैप उसके अंदर बीच में बढ़ रहा था। इन सब चीज़ों ने मिलके, यानी पॉपुलेशन ब्लास्ट होने से, खाने पीने की चीज़ों का प्राइस हाइक होने से, महंगाई बढ़ जाने से, वेजेस ना बढ़ने से, इन सब चीज़ों के मिलने से क्या होगा कि जो कंडीशंस थी वो उसकी ख़राब होगी, वहाँ पे जो और चीज़ें कंडीशन ख़राब हो गई। अब इसके ऊपर क्या हुआ कि जो हार्वेस्ट यानी जो फसल थी, जो प्रोडक्शन निकलना था खाने पीने का, वो भी कम हो गया, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, ओले पड़ गए, ठीक है। इससे क्या हो जाता था कि वहाँ पे कंडीशन ख़राब होगी, फसलें ख़राब हो जाती थी। Then this led to a subsistence crisis। Subsistence crisis का मतलब होता है कि जो बेसिक नीड है हमें जीवित रहने के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइव करने के लिए, वो बेसिक नीड भी हमारी कंप्लीट नहीं हो रही। That was न्यू वर्ड फॉर यू, यहाँ पे दिया हुआ है। An extreme situation where the basic mean of livelihood are endangered। That is जीवन या जीते रहने के लिए, हमारी लाइफ के लिए जितनी जो कम से कम जो चीज़ें हमें चाहिए वही हमारे को नहीं मिल रही है, वो खतरे में हो जाए, वो चीज़ें नहीं मिलती है, तो हम इसको कहते हैं कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया, ठीक है। तो सम टाइम द अकर फ्रिक्वेंटली इन द फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। और ऐसा कब होता था, ये पुराने समय के अंदर जो राजशाही तंत्र चलता था उस समय मोनार्की सिस्टम चल रहा था, उस समय चलता था। मोनार्की सिस्टम तो अभी भी था यहाँ पे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये उस समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय ज़्यादा अकाल पड़ते थे, वहाँ पे सूखा पड़ता था, कभी बारिश नहीं होती, कभी ओले पड़ जाते, फसलें ख़राब हो जाती, लोगों को खाने पीने को नहीं मिलते हैं। तो ये सारी कंडीशन वहाँ पे डेवलप होना चाहिए, ये सिचुएशन बन गई वहाँ पे। तो कैसे एक सब्सिस्टेंस जो है स्टार्ट होता है, आगे बढ़ता है, और कैसे उससे हमारी लाइफ को डेंजर स्टार्ट हो जाता है, हमारे जीने के संकट पैदा हो जाते हैं, क्राइसिस पैदा हो जाते हैं। एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा एग्जांपल नीचे दिया हुआ था, मैंने इसको फिल कर दिया है यहाँ पे। ये नीचे एक्टिविटी थी वैसे आपकी ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखा कि अगर फसलें ख़राब होती हैं तो खाने पीने की चीज़ों की स्केर्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, फूड के प्राइस बढ़ जाएंगे। फूड के प्राइस ये काम हुए तो क्या होगा
जो गरीब व्यक्ति है वो इनको खरीद नहीं पाएगा, उसको ब्रेड नहीं मिलेगी, वो बाय नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, रोटी के लिए दंगे फसाद होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, और इधर जिनको नहीं मिली उनकी शरीर कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है, वो वीक हो जाएंगे। और दोनों ही कंडीशन हमें क्या करेगी, जब दंगे फसाद होंगे तो डेथ बढ़ेगी, इधर कमज़ोर लोग होंगे तो वो भूख मरेंगे। तो दोनों तरीके से क्या होगी, डेथ जो है इंक्रीज़ हो जाएंगी, नंबर ऑफ़ डेथ्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये फूड क्राइसिस का एक सिनेरियो आपको दिया गया था यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि ग्रोइंग मिडिल क्लास एवेंजेस एंड टू प्रिविलेजेस। इसका क्या मतलब है साहब यहाँ पे, एनविजेस का मतलब यहाँ पे है कि एक ये चीज़ इमेजिनेशन से एक तरह से है कि जो मिडिल क्लास थी वो डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। पीछे आपने देखा होगा कि हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के लोग थे। हमने यहाँ पे फर्स्ट पेज पे लास्ट जो टॉपिक किया था तब पढ़ा था। फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारे पास क्लर्जी थे, फिर नोबिलिटी लोग थे, और थर्ड स्टेज के अंदर ये हमारे 3 टाइप के लोग थे, जिसमें बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट में ऑफिशियल्स, लॉयर वगैरह, पढ़े लिखे लोग, फिर थोड़े से पीजेंट और आर्टिशियंस थे, और फिर बिल्कुल ही गरीब लोग जो लेबर क्लास के थे। तो थर्ड स्टेट ही क्या करता था, टैक्सेस वगैरह देता था। ये आपने पढ़ा था, है ना। तो इसी की बात हम कर रहे हैं कि ये जो मिडिल क्लास था, जो ना बिल्कुल लोअर क्लास नहीं था, जो थर्ड स्टेज का अपर पार्ट जो था, वो एक मिडिल क्लास यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हुआ, तेज़ी से डेवलप हुआ। इन द पास्ट peasants and workers had participated in the revolts against the increasing taxes and food scarcity। यानी कि पहले भी जब अकाल वगैरह पड़ते थे तो किसान और जो वर्कर्स थे वो पहले भी विद्रोह करते थे, रिवोल्ट करते थे अपने टैक्सेस के ख़िलाफ़ कि साहब टैक्स बढ़ गए, हमारा फसलें ख़राब हो गई, हमें खाने को नहीं मिल रहा, आप टैक्सेस कम कर दीजिए, हमसे रेवेन्यू कम लीजिए, गवर्नमेंट के लिए करते थे। लेकिन they lacked the mean and the programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order। लेकिन उनके पास क्या था, कोई भी सोशल या इकोनॉमिक जो सिस्टम था उसमें चेंज लाने के लिए कोई साधन नहीं था, कोई भी उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था उनके पास, ठीक है। उनको समझ में नहीं था कि किस तरीके से हम ये इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करें या सोसाइटी को चेंज करें। अब हुआ क्या कि दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम prosperous and had access to education and new ideas। अब ये जो थर्ड ग्रुप था हमारा, उसमें जो उनमें से जो लोग निकल के पढ़ लिख गए थे, जो एजुकेटेड हो गए थे, ठीक है, और जो उस ग्रुप में सबसे हाई क्लास के ऊपर थे, एक तरह से थर्ड स्टेज के अंदर, मैं कलर्जी और उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। थर्ड स्टेज में जो हायर क्लास, जो पढ़ लिख के जो बढ़ गए मिल, दैट मीन्स तो ये अब ना तो बिल्कुल लोअर क्लास के रहे, ना अपर क्लास में गए, तो ये अब मिडिल क्लास जो है ये तेज़ी से बढ़ता हुआ एक ग्रुप था। और ये ग्रुप पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा होने के कारण से क्या हुआ कि ये अपर क्लास को भी देख रहा था, उस अपर क्लास को देख के, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को देख के उसको समझ में आया कि यार हमारे साथ ये गड़बड़े कर रहे हैं, हमारे साथ ये खेल खेलते हैं, हमको टैक्सेस लगाते हैं जो सही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि कैसे लोगों को समझाया जाए, जो रिवोल्ट करते हैं या जो मूवमेंट करते हैं या कोई काम करते हैं, तो कैसे हम लोगों को समझाएं कि उनको पता लग जाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये लिग्नाइन में थिंकर्स, फिलोसोफर्स और खूब सारे लोग इनमें डेवलप होना शुरू हुए। तो 18th सेंचुरी जो थी, इमर्जेंस ऑफ द सोशल ग्रुप क्या था, यहाँ पे अलग अलग सोशल ग्रुप्स के डेवलप होने का एक टाइम था, और मिडिल क्लास जो था वो एकदम से डेवलप हुआ था। अब ये कौन सा ग्रुप था, ये वो ग्रुप था जिसमें वेल्थ, पैसा, कुछ पैसा उनके पास था, और जो पैसा उन्होंने कमाया था, वो वेल्थ उन्होंने कमाई थी, वो कैसे कमाई थी, अपने आप को एजुकेट करके, अपने आप को बढ़ा के, और वो बाहर की तरफ निकले, उस एरिया से बाहर निकले, बाहर निकल के कहाँ गए, ओवरसीज़, या दैट मीन्स
ट्रेड करना स्टार्ट किया उन्होंने, बिजनेसमैन बने, वो लोगों को बाहर गए, ओवर द सीज उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया, नई नई कंट्री के साथ बिजनेस करना शुरू किया, खूब सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनाना शुरू किया था, काम करना शुरू किया था, और जो गुड्स थी वो एक्सचेंज करना शुरू किया उन्होंने, जैसे वूलन है, सिल्क है, टेक्सटाइल्स के दूसरे काम है, उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया और लोगों से, दूसरी सोसाइटी से मिले, उनके रिचर मेंबर्स से मिले, धनवान लोगों से मिले, तो उनको समझ में आया कि दुनिया में बहुत से ऐसे काम चल रहे हैं। ठीक है, तो सी के बाहर जाके, सी के थ्रू जाके जब उनको मिला तो उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, नए वूल, सिल्क, ये सब चीज़ें लेके आए और उस बिज़नेस से उन्होंने पैसा कमाया था। अब बड़े जो लोग थे, जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे, वो इनको क्या कहते हैं, एक तो बराबरी की नज़र से नहीं देखते थे कि इनके पास नया नया पैसा आया है, और नीचे वाले लोग इनके ऊपर वो थे नहीं कि जो कि वो उनसे ऊपर उठ चुके थे, तो ये एक मिडिल क्लास एक डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। अब इन लोगों को लगा कि अपर क्लास आपको घास नहीं डाल रही, वो देख नहीं रही, वो आपको समझ नहीं रही, तो इन लोगों ने क्या किया कि कुछ अपने रिवोल्यूशनरी जो विचार थे, जो थॉट्स थे, वो डेवलप करना शुरू किए सोसाइटी के अंदर। इन एडिशन टू मर्चेंट, अब इनमें मर्चेंट्स के अलावा क्या थे, मैन्युफैक्चरर्स भी थे। थर्ड स्टेट इंक्लूड कर रही थी प्रोफेशनल्स को, कौन से, जैसे लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, जो गवर्नमेंट सर्वेंट में चले गए थे वो भी इसमें थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। जब ये नीचे से उठ के पैसा कमा के अपने ऊपर आए तो उनको लगा कि नहीं, कोई भी काम करना चाहिए वो एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बाय बर्थ आपको उस पर नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन देयर हिज मेरिट, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग उसको ये काम मिलना चाहिए। ये इनके दिमाग में चीज़ें आना स्टार्ट हुई। देन इसी आइडिया को उन्होंने सोसाइटी का बेस बनाया और फ्रीडम और इक्वल लॉ की डिमांड करना शुरू किया उन्होंने। उस अपॉर्चुनिटी की, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कोई भी जन्म से बाय बर्थ किसी को प्रिविलेज नहीं मिले, कोई विशेष अधिकार नहीं मिले उसको। ठीक है, सभी की एक बराबर मानना चाहिए, सभी को एक सोशल जो है इक्वलिटी वो वहाँ पे होनी चाहिए उसके अंदर। अब इसमें दो फिलोसफर्स जो नए विचार रखते हैं, दैट इज़ फिलोसफर्स। ठीक है, दार्शनिक जिनको हम कहा जाता है, जो सोचते हैं हमेशा कि ऐसा होना चाहिए। दो फिलोसफर थे हमारे पास, एक मिस्टर जॉन लॉक एंड दूसरे थे जीन। वो दोनों ने मिलके, एक जॉन लॉक रूसो थे, एक जॉन लॉक थे। इन दोनों ने एक बुक्स अपनी अपनी फिलॉसफी दी थी और जो बुक लिखी वो थी टू ट्रीटिज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर लॉक ने क्या किया, लॉक के द्वारा बुक लिखी गई थी, उसने एक लिखा था कि जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट की बात आप कर रहे हो, दैट मीन्स कि जो क्या कह सकते हैं हम, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का मतलब है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, देवी शक्ति उसके पास है। ठीक है, और उसके पास एब्सोल्यूट राइट होने चाहिए उसके पास, जिसको कोई हटा नहीं सकता, वो राइट जन्म अधिकार से लेके पैदा हुआ है। ठीक है, ये मोनार्की सिस्टम का काम है। इसको उन्होंने रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया, इसको उन्होंने हटाना शुरू कर दिया, खंडन करना शुरू कर दिया इसको। रिफ्यूज दैट मीन्स उसका खंडन करना, दैट मीन्स उसको कह सकते हैं कि हम उसको रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया, उसको मना करना शुरू कर दिया कि ये जो सिद्धांत है, ये जो डॉक्ट्राइन है आपकी कि देवता उनको माना जाए या राजा के बेटे को राजा ही बनेगा, ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी। रूसो जो था उसने एक नया उसके आइडिया को आगे बढ़ाया, कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड। क्या किया उसने, प्रपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब आप थोड़ा सा, अब जैसे सिविक्स पे आपने पढ़ा है तो आप इसको थोड़ा सा जोड़िए। देखो यहाँ पे हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 1780 के आसपास की बात कर रहे हैं, है ना। तो उस समय तक मोनार्की सिस्टम ही था, कहीं पे कोई आपको डेमोक्रेसी नहीं थी। अब ये इन थिंकर्स से वो डेमोक्रेसी के विचार आना स्टार्ट हुए थे, समझ लो आप बात। तो रूसो ने स्टार्ट किया था, सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था कि लोगों की अपनी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसके खुद के अपने रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए और वो एक अपनी गवर्नमेंट बनाए तो ऐसी बात सुने। तो ये उन्होंने एक कहा कि एक सोशल कॉन्टैक्ट के आधार पर, बेस पर एक गवर्नमेंट होना चाहिए जो पब्लिक और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव उसको
काम करें। ठीक है, इस चीज़ पे एक अपने थे मॉन्टेस्क्यू, ये भी एक फिलोसोफर है, इन्होंने एक कोई बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, अब द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर जो बुक लिखी उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट बने इस टाइप की जो आप बात कर रहे हो, रूसो ने जो बात की थी, उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर पावर का डिवीज़न होना चाहिए। फर्स्ट टाइम इन्होंने ये चीज़ें उस समय बताई थी। अब उनकी थिंकर्स की जो बात बताई गई थी ये काफ़ी फेमस हुई, और इस फेमस होने की वजह से जब यूएसए की गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हुई थी उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। ठीक है, तो जब 13 कॉलोनीज उसकी डेवलप इंडिपेंडेंट हुई और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया उन्होंने ब्रिटेन से, तब यूएसए ने इस कॉन्सेप्ट को अपने वहाँ पे लिया। तो आप कह सकते हो, देखो ये किसी न किसी थिंकर, किसी न किसी व्यक्ति की सोच होती है जो आगे बढ़ती रहती है और कहीं ना कहीं किसी जाके आज इस डेमोक्रेटिक फॉर्म के अंदर है। तो एक दिन में कभी डेमोक्रेसी नहीं बनी, ये आप समझ सकते हैं। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी टू इंडिविजुअल राइट्स was an important example for the political thinkers in France। अब जब अमेरिका आज़ाद हुआ उन लोगों को पता लगा, उन्होंने ये इंडिविजुअल व्यक्ति को राइट दिए, इक्वल राइट दिया सोसाइटी के अंदर कि सबके राइट इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल राइट इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एग्जाम्पल बन गया था और फ्रांस को भी सोचने पे मजबूर किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। देन फिलोसफर्स जो थे, द आइडिया ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड। क्या हुआ, बहुत से हर जगह से जो सैलून थे, जो कॉफ़ी हाउसेस थे, जो जहाँ पे भी चाय की थड़ी अपने कह सकते हैं, ठीक है, अपने देश के अंदर जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, सैलून वगैरह हैं, कॉफ़ी हाउसेस हैं, इन सब जगह, क्लब हाउसेस के अंदर, सब जगह लोग जहाँ बैठते वो इसके बारे में बात करना स्टार्ट किया उन्होंने कि ये अच्छा हुआ या नहीं हुआ, मोनार्की सिस्टम हमारे यहाँ पे ये हटना चाहिए। तो थ्रू बुक्स, थ्रू न्यूज़पेपर्स ये आइडिया फैलने लगे, वहाँ पे होने लगे। दे वर फ्रीक्वेंटली रेड अलाउड अ ग्रुप, और जहाँ ऐसे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे वहाँ पे ऐसी किताबें, ऐसे आइडियाज़ जोर जोर से बोल बोल के पढ़ के सुनाए जाते थे, ताकि जो रीड और राइट नहीं कर सकते उन लोगों के तक ये बातें पहुँच जाएँ। ठीक है, तो द न्यूज़ दैट लुइस 16th प्लान्ड टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि जब लुइस 16 आया था तो उसके पास क्या था, पैसा नहीं था, खजाना खाली पड़ा था, तो वो सोच रहा था कि कुछ और टैक्सेस लगाए जाएं इस खजाने को भरने के लिए। तो जैसे ही ये जब इम्पोज करने लगा लुइस 16 राज्य के अपने जो स्टेट के जो खर्चे थे, एक्सपेंसेस थे, उनको पूरा करने के लिए फिर से टैक्स लगाने की जब खबर लोगों के पास आई तो लोग जो है एकदम से भड़क गए, गुस्सा आ गया, उनको काफ़ी इसको सिस्टम के खिलाफ गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको काफ़ी कुछ ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ। तो आज इतना ही टॉपिक है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज़ द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, कि रिवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुई, ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी तक हमारे पे एक तरह से रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग का पॉइंट था कि रिवोल्यूशन के पहले जो बैकग्राउंड होता है उसका बेस जो था वो ये बेस हमारे पास आया था। थैंक यू।